एक आदमी अपने ही खून में लथपथ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और चीखता हुआ सबको बुला रहा था। कुसुम, कुसुम, कोई सुन रहा है क्या मुझे? ये दोनों मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। कुसुम मेरी बहन, कुसुम मुझे बचा ले। उसने इतना ही कहा कि उसके सामने दो साए आ खड़े हुए, जिनका शरीर पूरी तरह से आग में झुलसा हुआ था। वो दिखने में बेहद डरावने लग रहे थे और अगले ही पल वो दोनों साए उस आदमी पर टूट पड़े और आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से मांस को नोच कर खाने लगे, जिससे अब वो और तेज चीखने लगा। मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उसी हाल में तड़प तड़प कर मर गया। सुबह सुबह भीमा हाथ में लोटा लिए जंगल की ओर चल दिया। आंखें आधी नींद में बंद थी, मुंह में दातून दबाए वो बीच जंगल से जा ही रहा था कि अचानक ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उसकी नींद एक पल में गायब हो गई। छोड़ दे मेरी पत्नी को, छोड़ दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरव तुम भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भीमा को किसी आदमी और औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज का पीछा करता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा था, पर जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था उसे मांस के जलने की बदबू आने लगी, पर आसपास तो आग का नामो निशान तक नहीं था। भीमा बड़ी हैरानी से इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर पड़े सूखे पत्तों के ढेर में कुछ हलचल दिखाई दी। भीमा उसे बड़े गौर से देख ही रहा था कि तभी उन सूखे पत्तों को चीरते हुए दो जलते हुए जिस्म बाहर निकले और भीमा को देख उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। भीमा भी उन जलती हुई लाशों को देखकर डर गया और हाथ में पकड़ा लोटा सामने की ओर फेंक उल्टे पैर दौड़ पड़ा। भीमा अपनी पूरी जी जान से जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जब हांफता हुआ वो गांव में पहुंचा तो सब लोग उसका ये हाल देखकर चौंक गए और उसने भी सारा वाकया गांव वालों को बता दिया। भीमा की बात सुन गांव वाले भी उसके साथ फिर से उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन उन्हें वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जैसा कि भीमा ने उन्हें बताया था। इस कारण भीमा का मजाक बनकर रह गया, क्योंकि सब उसे कह रहे थे कि भीमा खुली आंखों से सपना देखता है। ये बात भीमा को बुरी लगी। वो उसी रात चोरी छिपे उसी जगह पर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और हाथ में कैमरा लिए कुछ रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई भीमा के सब्र का बांध टूटने लगा और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। बाबा आप भी ना हद करते हैं, कितनी बार कहा है वेद जी का काढ़ा समय से पी लिया करो, लेकिन जब तक मैं 4 बार ना बोलूं तब तक आपके कानों पर जू नहीं रेंगती। चंदा ने अपने बाबा राम नरेश से कहते हुए उसके आगे काढ़े का गिलास रख दिया और घर से बाहर काम करने के लिए चल दी। 19-20 साल की उम्र में चंदा बहुत समझदार और उतनी ही नटखट थी। उसके चेहरे पर कभी शर्मिलापन रहता तो कभी गुस्सा। राम नरेश की इकलौती संतान होने के कारण उन्हें भी चंदा का घर बसता हुआ देखना था। उनको बस यही चिंता रहती कि किसी तरह चंदा को अच्छा सा घर और वर मिल जाए और वो अपने ससुराल में खुश रहे, जिसके लिए वो आसपास के सभी गांवों में बेटी चंदा के लिए लड़का देख चुके थे। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने राम नरेश से एक लड़के का जिक्र करते हुए कहा, भाई राम नरेश, तुम्हारी ये बेचैनी अब हमसे देखी नहीं जाती। हमारी नजर में एक लड़का है, अगर तुम तैयार हो तो बात चलाएं। मुखिया ने आगे बात की और राम नरेश को लड़का पसंद आ गया और फिर देखते ही देखते चंदा की शादी तय हो गई। चंदा का पति सुरेंद्र उस समय कोलकाता में काम करता था। सुरेंद्र दिखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर लड़का था। सब कुछ ठीक होता चला गया और राम नरेश ने सुरेंद्र के साथ चंदा को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में सबकी प्रिय बन गई। दोनों पति पत्नी के बीच प्यार पनप ही रहा था कि सुरेंद्र को कोलकाता की राह पर निकलना पड़ा।
कोलकाता पहुंचने पर सुरेंद्र ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया, पर अब काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वो जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद उसे सताती रहती। सुरेंद्र की ये बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और उसने अपनी ये दिल की बात अपने साथ में काम करने वाले 3 दोस्तों को बताई। ये तीनों सुरेंद्र के अच्छे दोस्त थे। भाई लोग, मेरी हालत तो तुम्हें पता ही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी इस बेकरारी को किस तरह से काबू करूं। सुरेंद्र की बात सुन उसके तीनों दोस्तों ने कहा, अरे कब तक यूं बेचैन रहेगा हैं? एक काम कर, तू भाभी को इधर ही ले आ। इस बहाने हमें भी भाभी के दर्शन हो जाएंगे और भाभी कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस घर छोड़ आना। सुरेंद्र ने पहले तो इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि सुरेंद्र के बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसका भी मन इस बात को राजी हो गया। पर सुरेंद्र इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके तीनों दोस्तों के दिमाग में एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी। कुछ दिन और बीते, पर बात बनती दिखाई नहीं दे रही थी। तब सुरेंद्र के एक दोस्त ने उससे कहा, देख यार, हम तेरे दोस्त हैं और तुझे इतना परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तू गांव चला जा। और हम तो कहते हैं कि हम भी तेरे साथ तेरे गांव चलते हैं। इसी बहाने हम भी तेरा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे। सुरेंद्र तो अपने घर जाने के लिए बेकरार था ही, तो उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे ही दिन सुरेंद्र अपने उन 3 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसका गांव देहरादून के बिल्कुल आखिर में पड़ता था और उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे, जिसे चढ़ते हुए उसके तीनों दोस्त हाँफने लगे थे। और उन्हीं तीनों में से एक का नाम गौरव था। गौरव सुरेंद्र से बोला, यार अब और नहीं चला जाता। ऐसा कर, तू अकेला घर चला जा। हम लोग कुछ देर यहीं जंगल में रुकते हैं और पास के मार्केट से भाभी के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेंगे। तब तक तू भाभी से भी मिल लेना और फ्री हो जाए तो इसी जंगल में हमें लेने आ जाना। हम भाभी से मिल भी लेंगे और उसे गिफ्ट भी दे देंगे और उसके बाद सब साथ में चलेंगे। तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ, सही है। सुरेंद्र को अपने दोस्तों की बात कुछ अटपटी लगी, पर अपनी पत्नी को मिलने की लालसा में वो अपने दोस्तों को जंगल में ही छोड़ घर को चल दिया। और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वो तीनों दोस्त मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद चंदा ने जब उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े बदल से गए। इससे पहले कि चंदा और सुरेंद्र को समझ पाते, गौरव ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में सुरेंद्र से कहा, कमीने, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता था। मेरी बहन एक मॉडर्न ख्यालातों की लड़की थी और तूने मेरी बहन को छोड़कर बिना बताए गांव आकर इस गंवार से शादी कर ली। आखिर है क्या इसमें? मैं भी तो देखूं जरा। इतना कहकर गौरव ने चंदा की साड़ी का पल्लू खींच लिया और तभी बाकी 2 दोस्तों ने सुरेंद्र को कसकर पकड़ लिया और सुरेंद्र की आंखों के सामने ही गौरव उसकी पत्नी चंदा का चीरहरण करने लगा। सुरेंद्र या चंदा चिल्लाकर आवाज लगा पाते, इससे पहले ही उन दोनों ने उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए और फिर पूरी तरह से निर्वस्त्र कर चंदा और सुरेंद्र को जबरदस्ती उस घने जंगल में ले गए। उस घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने सुरेंद्र की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेलने लगे। वो तीनों हैवान घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वो चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ और अंत में अपनी वासना पूरी करने के बाद उन तीनों ने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया और वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उनके शरीर को ढककर आग लगा दी। दोनों को मारने के बाद तीनों हैवान कोलकाता वापस चले गए और फिर जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और सुरेंद्र के जिस्म
सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी कभी भी अपनी लंठई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उस रात जब चंदा और सुरेंद्र घर नहीं लौटे तो सुरेंद्र के पिता ने सुरेंद्र के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को सुरेंद्र के पिता और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और सुरेंद्र को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक गौरव के घर पर कोहराम मच गया। हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़ गए थे और वो इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस की पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि 1 महीने से गौरव का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वो दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा था। इसी दौरान पुलिस को गौरव की बहन से एक अजीब और डरावनी बात पता चली। एक दिन जब गौरव भैया घर से निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो ली। गौरव बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी पुलिया पर बैठ गया। वहाँ से लगभग 20 मीटर दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर मैं भी उन पर नजर रख रही थी। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि गौरव भैया किसी से बात कर रहे हैं, पर गौरव के अलावा वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि गौरव भैया पागल तो नहीं हो गए हैं ना। अभी मैं यही सोच रही थी तभी 2 भयानक जली और सड़ी हुई लाशें मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो बहुत डरावनी दिख रही थी। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक से उन दोनों ने चीखते हुए कहा, तेरे भाई के 2 दोस्तों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया, अब तेरे भाई की बारी है। नोचा था ना उसने मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खाऊंगी। और हाँ, याद रख, अगर किसी को ये बात बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही गौरव की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। साथ ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह डर गए, क्योंकि गौरव का जो हाल हुआ था वो बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि उसके 2 और दोस्तों की भी किसी अज्ञात तरीके से बेरहमी से मौत हुई थी। इसके बाद भीमा की नींद खुल गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। उसे अब डर लग रहा था, पर वो ये भी जानता था कि उसने जो भी देखा वो महज एक सपना नहीं है। इसलिए वो सपने में देखी हुई उसी जगह पर गया जहां चंदा और सुरेंद्र को जलाया गया था, और उसका ये शक सही निकला। वहां अभी भी दोनों के अवशेष दफन थे, और भीमा ये भी जानता था कि चंदा और सुरेंद्र उसके ही गांव के रहने वाले हैं। पर बस अब फर्क ये था कि उसके माता पिता 3 साल पहले गुजर चुके थे। उनके परिवार में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसलिए अगली सुबह भीमा ने ये बात सभी गांव वालों को बताई, और सभी गांव वालों ने एक साथ मिलकर सुरेंद्र और चंदा का अंतिम संस्कार कर दिया और उनकी आत्मा को मुक्ति दिला दी।